नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस। यहाँ पर दोनों न्यूज़पेपर के कुछ जो सबसे बेस्ट आर्टिकल्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को। बहुत ज़रूरी है बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना ताकि आप फाइनेंस, इकोनॉमी, पर्सनल फाइनेंस, जॉब्स हर चीज़ से रिलेटेड जानकारी समझ सकें और एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आप ऐसे ही वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो, क्योंकि हम रोज बिजनेस न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करते हैं और इनके कॉज और इफेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं। शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। एनर्जी फर्म्स लुक टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन चीपर। अब ये सबसे पहले कोई मुझे से पूछे ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए जानना जरूरी है, तो मैं कहूंगा देखिए, सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। आप खाली ऐसा तो नहीं है कि पूरी सैलरी को आप खर्च कर दें या अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं सारे खर्च कर दें। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? इन्वेस्टमेंट आप उन चीज़ों में करेंगे जहाँ बहुत बढ़िया फ्यूचर है, राइट, जहाँ फ्यूचर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये जानने के लिए कि क्या ग्रोथ कहाँ आ सकती है, बहुत ज़रूरी है कि आप नई चीज़ों के बारे में पढ़ें। और एक एनर्जी ऐसी जगह है जहाँ बहुत चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस किस सेंस में आ रहे हैं? देखिए, इस सेंस में आ रहे हैं कि आप कहीं भी देखेंगे पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बात चल रही है किसकी? एनर्जी ट्रांजिशन की। यस, ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है, न्यूक्लियर पावर की भी बात चल रही है। तो जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन एक बज़ वर्ड बनता जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, कंपनी जैसे कि अवादा ग्रुप, हाइजेनको ग्रीन एनर्जीज एंड थर्मैक्स ये काम कर रही है कि अपना कॉस्ट कम कर पाएं और ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा इकोनॉमिकल बना पाए, सस्ता बना पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे हम लोग पेट्रोल डीजल की जगह कुछ और नहीं यूज़ कर सकते, बट द प्रॉब्लम इज कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत ही अमीर लोग सिर्फ उसे यूज़ कर पाएंगे। जब तक पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी नहीं यूज़ करेगी तब तक हम लोग वैसे भी क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट नहीं कर पाएंगे। बिसाइड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर आप बात करें, अडानी ग्रुप की बात करें, तो इन्होंने भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिए प्लान्स कि ये ग्रीन हाइड्रोजन को और सस्ता बनाने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन करेंटली कॉस्ट करता है 334 से 418 रुपए पर किलोग्राम, एंड ये करीब ग्रे हाइड्रोजन से दुगना महंगा है। अब ग्रे हाइड्रोजन लेकिन क्लीन नहीं है इतना जितना ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन है। काफी सारी फर्म्स काम कर रही हैं कि इस कॉलर को इस प्राइस को 83 टू 166 रुपए के प्राइस बैंड में लाया जाए, $1 to $2 के प्राइस बैंड में, नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, एंड और कई सारी चीजें करके। तो कंट्री ने क्योंकि टारगेट रखा है बहुत ही एम्बिशियस, 5 मिलियन टन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है हमने ग्रीन हाइड्रोजन का बाय 2030। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर हम कम नहीं कर पाएंगे ना, तो प्रॉब्लम ये है कि कोई इसे अडाप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी सस्ता फ्यूल छोड़ के 4 गुना महंगा फ्यूल नहीं यूज करने वाला। अवाडा इंटीग्रेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को और एडवांस एनालिटिक्स को अपने ऑपरेशंस में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि एआई हेल्प करता है ऑप्टिमाइज करने में एनर्जी प्रोडक्शन को और कंजप्शन पैटर्न को, प्रिडिक्ट करता है मेंटेनेंस नीड्स एंड एनहांस करता है ओवरऑल एफिशिएंसी अपने रिन्यूएबल एसेट्स के। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एज है ना, ये अलाउ करता है कंपनीज को कि कम दाम पर प्रोडक्शन करें और रिलायबिलिटी को भी इंक्रीज करें। तो यहाँ पर कंपनीज नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। हाइजेनको कर रहा है लेवरेज एडवांस एनर्जी मैनेजमेंट को। ये एक कंट्रोल सिस्टम है जो ऑप्टिमाइज करेगा किसको? ऑपरेशंस को। एंड यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को हार्नेस करके रियल टाइम ईल्ड मैक्सिमाइजेशन किया जाएगा, जहाँ पे ईल्ड को बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाएगा ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया। तो कंपनीज काफी डेडिकेटली इस पे लगी हुई है, एंड बड़ी कंपनीज एंड छोटी कंपनीज दोनों की इसमें मैं बोलूंगा पार्टिसिपेशन की जरूरत है, बिकॉज कोई अकेले ये सारी चीजें इनोवेशन नहीं ला सकता है इतने सारे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर इंडिया। जो हमारा टारगेट है 2030 तक का 5 मिलियन टन का, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। बट इससे यही पता लगता है कि इस सेक्टर में हमें देखना होगा कि कंपटीशन में कौन आगे बढ़ता है, आगे निकलता है, एंड हमें इन्वेस्टमेंट्स भी वहां देखने होंगे कि हम वहां इन्वेस्टमेंट्स कर पाए। तो बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर एस्टिमेट्स कर पाए कि कौन सबसे क्लोज है ग्रीन हाइड्रोजन में इस कॉस्ट को अचीव करने के लिए। आते हैं अगले आर्टिकल पर। रुपी स्टडी अगेंस्ट डॉलर इन करंट ईयर 2014, वीकनेस वर्सेस यूरो एंड पाउंड। यहां मैं बात कर रहा हूं रुपया, हमारे करेंसी की। अब आप पूछेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे रिलेटिव्स फॉरेन में रहते हैं, इंडिया में रेमिटेंसेस भेजते हैं हर साल। तो
फॉरेन करेंसी हमारे लिए वैसे भी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, प्लस आप इंटरनेशनली कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहेगा, आप कुछ भी बाहर बेचना चाहते हैं या बाहर से खरीदना चाहते हैं, तो आपको तो डॉलर में ही पे करना होगा। डॉलर इज इंटरनेशनल करेंसी। तो बहुत जरूरी है कि रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा गिर जाए थोड़े ही टाइम पीरियड में, नहीं तो इससे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है हमारे लिए। तो करेंसी ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि बहुत स्ट्रांग हो जाए, आज रुपया वापस से 30 रुपए चला जाए डॉलर के अगेंस्ट, या फिर रुपया 150 ही हो जाए, नहीं, लेकिन रुपया स्टेबल रहे, ये एक मैं बोलूंगा अंडरस्टैंडिंग होती है पूरे मार्केट की। तो रुपया स्टेबल रहा है लार्जली यूएस ग्रीन बैक के अगेंस्ट, यूएस के डॉलर के अगेंस्ट करंट ईयर में, जहां 0.59% का डिप्रिसिएशन आया है, लेकिन ये काफी कमजोर हो गया है यूरो और पाउंड के अगेंस्ट। हमारी जो लोकल करेंसी है ये करीब 1.5% से भी ज्यादा 1.6% यूरो और 5.6% अगेंस्ट पाउंड डिक्लाइन हो चुकी है, डिप्रिशिएट हो चुकी है। एंड ये दोनों करेंसी जो है डॉलर के अगेंस्ट काफी स्ट्रेंथन भी हुई है इस पीरियड में। यूरो का भी करीब करीब 1% बढ़ा एंड पाउंड 5% स्ट्रेंथ हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर भी। तो ये दोनों करेंसीज यूएस डॉलर के अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रांग हो गई है, करीब 5%। तो जो अंडरलाइंग फैक्टर है वो ये है कि जो दोनों करेंसीज है हमारी यूरो और पाउंड, ये अप्रिशिएट हुई है डॉलर के अगेंस्ट। क्यों? सबसे पहले तो फेडरल रिजर्व ने रेट कट किए, और जब ईजिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें इनफ्लो और आउटफ्लो देखने को मिलता है दो कंट्रीज के बीच में। और रीजन बिहाइंड यही रीजन है डॉलर डेप्रिसिएशन का। हम अभी देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है जहां पे अलग अलग बास्केट्स है अलग अलग कंट्रीज के करेंसीज के, एंड उनके अगेंस्ट डॉलर का वेट क्या है उसे मेजर किया जाता है। तो ये 100 के करीब आ गया है डॉलर इंडेक्स, जो पहले 105 के करीब था, मजबूत था काफी। तो डॉलर इंडेक्स मेजर करता है यूएस डॉलर अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसीज, करीब 0.94% ये डिक्लाइन हुआ है इस साल। एंड फेडरल रिजर्व ने जैसे ही अपना पहला इंटरेस्ट रेट कट ऑनसेट किया 50 बेसिस पॉइंट्स का, तभी से हमें देखने को मिला कि डॉलर कमजोर होना शुरू हो गया है। और आरबीआई की इंटरवेंशन की वजह से रुपया स्टेबल है। देखिए आरबीआई क्या करता है, यहाँ पे इंटरवीन करता है बीच में, एक लिमिट तक ही करता है लेकिन जरूर करता है ताकि रुपया स्टेबल रहे। हाउएवर सेंट्रल बैंक कभी इंटरवीन नहीं करता अगेंस्ट यूरो एंड पाउंड, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है। तो हमेशा डॉलर के अगेंस्ट आरबीआई करता है यहाँ पे इंटरवीन, लेकिन यूरो और पाउंड के अगेंस्ट हमें कभी नजर नहीं आया कि आरबीआई इंटरवेंशन करता है। आरबीआई का जो इंटरवेंशन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में थ्रू डॉलर सेल्स, ये रुपी को प्रिवेंट करता है क्रॉसिंग साइकोलॉजिकली क्रूशियल मार्क ऑफ 84 पर डॉलर। और आरबीआई तभी इंटरवीन करता है डॉलर और रुपी के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, क्योंकि एक रीजन ये है कि इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो डॉलर के टर्म्स में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी इंडिया के पास रुपए के बाद क्या है? डॉलर। तो इंटरवेंशन इन यूरो एंड रुपी एंड पाउंड रुपी मार्केट बहुत ही कम है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी ज्यादा नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप ये देखिए, आपके पास कोई लैंड है और आपके पास एक कंपनी का शेयर है, दोनों में लिक्विड कौन सा ज्यादा है? लिक्विड है ज्यादा शेयर। क्यों? क्योंकि शेयर 2 मिनट में बिक जाएगा। आपको अभी एक बंदा मिल जाएगा 1 सेकंड में आपके शेयर का, जो उस रेट पे, एक पर्टिकुलर रेट पे वो अभी खरीदने को तैयार है, और 1 सेकंड में आप बेच दोगे, कल आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा परसों। लेकिन लैंड के केस में तो ऐसा नहीं है ना, तो लैंड में लिक्विडिटी नहीं है। तो वैसे ही यूरो और रुपए का अगर आप ट्रेड देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी की कमी है, लिक्विडिटी नहीं है ज्यादा। रुपी तीसरी सबसे मोस्ट स्टेबल एशियन करेंसी रही अगेंस्ट डॉलर इन 2023-24 फॉलोइंग हांगकांग डॉलर एंड सिंगापुर डॉलर, प्राइमरली क्योंकि आरबीआई बिल्कुल टाइमली यहाँ इंटरवीन करता है। तो आरबीआई काफी, मैं बोलूंगा, प्रोएक्टिव है रुपए को बैलेंस रखने में, स्टेबल रखने में। माइन ओवर मैटर, क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी मस्ट रिस्पॉन्ड टू इंडस्ट्री नीड्स। बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? एक एडिटोरियल आर्टिकल की। ये है क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी के बारे में। अब जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सबके लिए, क्योंकि हम सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। आज तक हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से चल रही थी। पेट्रोल डीजल किसके पास रहा है? मिडल ईस्ट के पास। तो काफी डोमिनेट किया है उन्होंने, राइट, यूएस ने किया है। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ना कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट रखते हैं, नहीं तो उसके बिना एनर्जी को आप स्टोर नहीं कर सकते, गाड़ियां नहीं बना सकते, बैटरी नहीं बना सकते, जैसे कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, ग्रेफाइट, कैडमियम, क्रोमियम एंड सो ऑन। तो बहुत जरूरी है कि मैन्युफैक्चरर्स जितने भी है ना इंडिया में, इनको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिले, पूरी सप्लाई इनको मिले, बढ़िया रोबस्ट सप्लाई चेन हो क्रिटिकल मिनरल्स का इनको पावर करने के लिए।
तो ये डोमेस्टिक सोर्सेज को अगर आप बिल्ड करेंगे तो ये काफ़ी एसेंशियल है हमारे लिए, ठीक है? ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही एसेंशियल है, कोई लग्ज़री नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज गोल्स भी हम अचीव कर पाएँगे इसकी वजह से, एंड इंडिया एक सिक्योरिटी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बिल्ड कर लेगा। अब अगर कोई कंट्री है, अगर हमें वो हम पूरी तरीके से अगर उस पे डिपेंडेंट है, मान लीजिए एनर्जी के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी के लिए हम पूरी तरीके से उन पे ही डिपेंडेंट हैं, हम सारे क्रिटिकल मिनरल्स हर चीज़ उनसे इम्पोर्ट करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लेवरेज है उस कंट्री का हमारे ऊपर? हमें तो उनकी बात हमेशा माननी पड़ेगी। वो कुछ भी बोलेंगे हमें वो करना पड़ेगा। अगर कभी लेट्स से हम किसी वॉर में हैं, कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, वो सप्लाई कट कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी लाएँ इन सारी चीज़ों में। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है मैक्सिमाइज करने का क्रिटिकल मिनरल माइनिंग और प्रोडक्शन को, इट हैज फॉलन शॉर्ट, इट इज नॉट इनफ। जून में लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अनाउंस किए थे 29 क्रिटिकल मिनरल्स जहां प्राइवेट सेक्टर माइन कर सकता है, और मल्टीपल राउंड ऑफ ऑक्शन भी हुए वहां पे 38 मिनरल ब्लॉक के लिए। ये मैंने आर्टिकल कवर भी किया था। एंड सिर्फ 14 या फिर 37% बिडर्स जो माइंस थे उनके लिए सिर्फ बिडर्स मिले। काफी सारे ऑक्शंस तो कैंसिल कर दिए गए, और बहुत 7 ब्लॉक्स ऐसे थे जिन्हें सिर्फ लिमिटेड फर्स्ट राउंड इंटरेस्ट मिला, जिन्हें री ऑक्शन किया गया इस साल, और इनिशियल बिडर्स ने भी इस पे दोबारा बिडिंग नहीं की। तो क्या है कि माइनिंग कंपनीज क्रिटिकल मिनरल्स माइन नहीं करना चाह रही है जब आगे इतना स्कोप है? सबसे पहले तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है जिनसे कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है। वेदांता, कोल इंडिया, डालमिया ग्रुप, ये बिग नेम्स है जिन्होंने ब्लॉक के लिए बिड किया, और जो रेस्ट थे वो बहुत ही छोटे और अननोन, मैं बोलूंगा अनलिस्टेड कंपनीज थी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था माइनिंग का। तो गिवन जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है ऑफ 16 ऑड ईयर्स फॉर डेवलपिंग अ माइन, और हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, इसके वजह से लेजिटिमेट डाउट्स हैं कि क्या कैपेसिटी है इतनी छोटी कंपनीज की कि एक्सप्लॉइट कर पाए इस टाइप के एक्विजिशंस को। और काफी सारे कंसर्न्स भी हैं कि ये जो बिड्स है ना, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट प्लेज है। मतलब इसमें ये कंपनीज ना माइन नहीं करने वाली है, ये जो छोटी छोटी कंपनीज है माइन करने की जगह पे क्या करेंगी, एज अ रियल एस्टेट इसको ओन करेंगी और अपने पास रखेंगी। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह ये इसे ट्रीट करेंगी, ना कि एज अ माइन, विच इज नॉट वेरी गुड। तो गवर्नमेंट का इनएडिक्वेट ग्राउंड वर्क यहाँ पे रहा है, कहना है इनका। क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स जिन्हें माइनिंग लीजेस के लिए रखा गया, इसमें कुछ लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन डेटा होता है, या फिर कंपोजिट लीजेस होते हैं जहां पे प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग इंक्लूडेड होता है। तो 38 ब्लॉक में से सिर्फ 5 जो थे, ओनली 5 आउट ऑफ 38 जिन्हें डेजिग्नेट किया गया था फॉर एमएल्स एंड 33 फॉर सीएल्स। तो 38 में से सिर्फ 5 ब्लॉक्स थे, इन्हें माइनिंग लीजेस के लिए रखा गया था, माइनिंग लीजेस के लिए डेजिग्नेटेड थे, और बाकी 33 थे किसके लिए, कंपोजिट लीजेस के लिए। एंड क्रूशली इनमें से एक भी ब्लॉक जो था इस पे डिटेल एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पे दे वर नॉट सब्जेक्टेड टू डिटेल एक्सप्लोरेशन नहीं की जा सकी यहाँ पर। और सिर्फ 6 थे इनमें से जिन्होंने जनरल एक्सप्लोरेशन की। तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। आप अगर माइन खरीद रहे हैं, आपको लगता है यहाँ पे लेट्स से सोना है, कुछ भी है, तो आप एक्सप्लोरेशन तो करेंगे डिटेल्ड, क्योंकि अगर आपने नहीं किया और 15-20 साल के लिए वो माइन ले लिया, इतने पैसे आपने खर्च कर दिए, तो आप करेंगे क्या उसका? आप ऐसे सोचिए, आपका तो पैसा डूब गया, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क है। इसीलिए हमारे लिए हम कहते हैं कि अगर आप माइन ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, किसी भी लेट्स से गवर्नमेंट है, कोई भी कहीं से भी हमने ऑक्शन में लिया, वी नीड अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट कि भाई कितना यहाँ पे स्कोप है ग्रोथ का, कितने यहाँ पे कितने लेट्स से मिलियन टन, बिलियन या बिलियन डॉलर्स के हमारे पास मिनरल्स हो सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और कंपनीज भी यही एक्सपेक्ट कर रही है इस वक्त। कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही है कि इस वक्त ये डिटेल रिपोर्ट मिले, इन्हें डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन हो, तभी वो माइन करने को तैयार होंगी। नहीं तो ये इतना बड़ा रिस्क ये यहाँ नहीं लेना चाहेंगी, एंड कोई भी कंपनी नहीं लेना चाहेगी विदाउट नोइंग या विदाउट गेटिंग अ रियली डिटेल एक्सप्लोरेशन। तो जब आप कंपेयर करेंगे कि हाँ ठीक है, क्या हमारे जो माइंस हैं या ऑक्शंस है क्या ये सक्सेसफुल रहे, तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, हमारे ये ऑक्शंस गवर्नमेंट के सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, एंड वी नीड टू मेक बिग इंप्रूवमेंट ताकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आए और क्रिटिकल माइनिंग में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाइना पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। चाइना से हम कभी भी इसमें मैं बोलूँगा अभी तुरंत तो आगे निकलना अगले 10 साल में पॉसिबल है ही नहीं। चाइना यूएस को भी डोमिनेट करता है, यहाँ पे पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है, बट एटलीस्ट
सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की जा सकती है। Export crisis is real. There are no easy fixes. Besides productivity enhancing reforms, Indian shippers must have larger share. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट क्राइसिस की। ये अगला एडिटोरियल आर्टिकल है। इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ना, बहुत ही सीरियस यहाँ पे ड्रॉप आ गया है। एक्सपोर्ट्स काफी गिर चुके हैं। कोई प्रॉस्पेक्ट, रियल प्रॉस्पेक्ट नहीं नजर आ रहा किसी मीनिंगफुल रिकवरी का मीडियम टर्म में। शिपमेंट्स जो है 3.1% ड्रॉप हो चुकी है, और ये रेयर है एक इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए जैसे कि इंडिया। एक्सपोर्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कम हो गया है। एंड यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक हो, तभी समझ में आता है कि एक्सपोर्ट्स इतनी तेजी से ड्रॉप हो जाएंगे। अप्रैल और अगस्त में ईयर की बात करूं तो गुड्स जो हैं सिर्फ 1.1% के रेट से ग्रो किए हैं, डिस्पाइट अ वेरी फेवरेबल बेस। तो स्टैटिस्टिकली एडवांटेज था यहाँ पे बहुत बड़ा, फिर भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली हमें अच्छी। कॉन्ट्रैक्शन था 9.3% अगस्त में, ये सबसे शार्प था जुलाई 2023 से, जहां 10 मंथ हाई ट्रेड डिफिसिट देखने को मिल रहा था, क्लोज टू 30 बिलियन इन अ मंथ। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है हमारे करंट अकाउंट के लिए कि हम रीइमर्ज कर पाए। सॉफ्टर क्रूड ऑयल प्राइस है, तो इस पे भी ब्लेम नहीं किया जा सकता फॉर लो एक्सपोर्ट्स या फिर हाई ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि इट कट्स बोथ वे। ऑयल इंपोर्ट बिल भी कम होता है, एंड जो वैल्यू गेन्स होता है एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, उससे वो ऑफसेट भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग ऑयल सिर्फ इंपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग भाई एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग ऑयल को रिफाइन भी करते हैं। यस, इंडिया रिफाइन करता है ऑयल को और सेल करता है, क्योंकि तो यहाँ पे आप ये भी नहीं कह सकते कि आप पूरी तरीके से ब्लेम कर देंगे हमारे ऑयल ड्रॉप्स को, ऑयल प्राइस ड्रॉप को। तो यहाँ पे सिचुएशन काफी वरीसम है। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? आप जब भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप पैसा कैसे देते हैं इंपोर्ट का? डॉलर्स। जब वो डॉलर एक्सपोर्ट से हमारे पास आता है, अब जब डॉलर एक्सपोर्ट से आ ही नहीं रहा, तो ये तो दिस इज रियली वरीसम। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर डॉलर नहीं ले पा रहे हैं एक्सपोर्ट करके, तो फिर इंपोर्ट का बिल पे करने में तो हमें बड़ी दिक्कत होगी। और इसके अलावा आप ऐसे सोचिए कि रुपया भी तो बहुत कमजोर हो जाएगा। अगर हम इतना ज्यादा इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इससे हमारा रुपया भी काफी कमजोर हो सकता है, एंड इससे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये बहुत जरूरी है। यस, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि हमें इंपोर्ट को चेक करना होगा कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, एंड वी हैव टू चेक कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट। अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, सारी सर्विसेज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, तो एक्सपोर्ट्स में हमारी ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है? द फैक्ट इज एक्सपोर्ट क्राइसिस हैज मच टू डू विद स्ट्रक्चरल इश्यूज। राइटर का कहना है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत है इकोनॉमी में, एंड इनका कोई क्विक फिक्स नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई बैंडेड लगा दिया और ये सही हो गया। लेबर कॉस्ट बढ़ रहे हैं, एंड इन्हें ये कॉम्पनसेट नहीं हो पा रहा है प्रोडक्टिविटी गेन से। लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शिपमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ एक्सटेंट तक एक्सपोर्टर्स जो हैं ये कोप कर रहे हैं विद लॉस ऑफ कन्वेंशनल एक्सपोर्ट मार्केट वाया मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। 4 सालों में अगर आप देखें फाइनेंशियल 2024 तक, इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट था टू अदर एशियन कंट्रीज, ये ड्रॉप हो चुका है फ्रॉम 45% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट्स टू 40%। एशियन कंट्रीज को जो हम एक्सपोर्ट करते थे और जो यूरोप को हम एक्सपोर्ट करते थे, वो 20 से 24% पर आ चुका है पिछले 4 सालों में। ऑब्वियसली एक्सपोर्टर्स प्राइसिंग पावर के सर्च में है, ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे बढ़िया उन्हें मार्जिन भी मिले। एंड जो मार्क गेन्स हैं वो किए भी गए हैं इन रिलेटिवली हाईटेक प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। इवन दो जो नेट वैल्यू गेन्स हैं फॉरेन ट्रेड से इन दिस इंपोर्ट इंटेंसिव प्रोडक्ट्स आर वेरी लो। तो एनालिस्ट क्या देख रहे हैं? एनालिस्ट फोर्सी कर रहे हैं कि प्रोलॉन्ग पीरियड में जब लोअर ऑयल प्राइसेस रहेंगे, ऑयल प्राइसेस कम रहेंगे, गिवन दैट ओपेक जो प्लस ऑयल प्रोड्यूसर्स है वो क्योंकि स्केल अप करना चाहते हैं आउटपुट को, एंड ओपेक का खुद कहना है कि अगले 2 साल डिमांड वो कम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट विल मीन कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट फिगर है अनलाइकली उसे कोई बूस्ट मिलने वाला है फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी एज आई सेड एक्सपोर्ट करता है, रिफाइंड ऑयल एंड एवरीथिंग। सो एट द सेम टाइम जो इन्फ्लक्स है गोल्ड इंपोर्टर्स का recent duty cuts की वजह से on yellow metal and a possible surge in imports of solar panel, steel electronics from China, ये भी इंडिया का ट्रेड डिफिसिट और बढ़ा सकता है, क्योंकि यूएस ने काफी सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं चाइना पर, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है कि चाइनीज फर्म्स इंडिया में प्रोडक्ट्स डंप कर दें। तो गोल्ड काफी ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, प्लस ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, इट विल इवन एग्जैसरबेट द सिचुएशन। तो ब्रॉडर लेवल पे और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो रिफॉर्म्स हमें चाहिए प्रोडक्टिविटी गेन्स में, जिससे एक्सपोर्ट स्लम कम हो सॉल्व हो सकता है। एंड ओपन एंडेड टैक्स रिमिशन स्कीम चाहिए जहां पे जीरो रेटिंग होगी ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये प्राइमरी होना चाहिए एंड एसेंशियल है
टू दिस एलिमेंट। अगर इस मोमेंट में आप देखें तो एक्सपोर्ट स्ट्रगल कर रहे हैं इमीडिएट इश्यूज से, जैसे कि फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। फ्रेट कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग डिलेज भी हो रहे हैं, कंटेनर शॉर्टेज भी हो गया है और पोर्ट्स पे कंजेशन बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि स्टेट रन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कहा है एक्वायर करने के लिए 5 न्यू फंक्शनल कंटेनर शिप्स एंड अदर एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स में, जैसे कि कॉनकॉर लिस्टेड कंपनीज हैं ये दोनों, एंड स्टेट रन पोर्ट्स की अपने टैरिफ को कम करें और एक्सपोर्टर्स को की मदद करें इस क्राइसिस से उभरने में। अगर आप इंडिया को देखें, फॉर इंडिया टू गेट अ हैंडल ऑन इट्स ओन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो, इंडियन शिपर्स को अपना शेयर इसमें बढ़ाना होगा। वेसल्स जो इंडियन फ्लैग कैरी करती हैं शुड बी कैरिंग एटलीस्ट थर्ड ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो, जो अभी सिर्फ 7 से 8% वेसल्स है जो इंडिया का फ्लैग कैरी करती हैं ओवर मैं बोलूंगा शिपिंग इंडस्ट्री में। सो इट शुड बी, राइटर का कहना है, एटलीस्ट 1/3। एंड जो मेजर हेडवे है, इट हैज बीन मेड इन ऑगमेंटिंग India's port capacities or port related infrastructure, investment in shipbuilding and acquisition of vessels by domestic shipping companies. तो लार्जर डोमेस्टिक शिपिंग कंपनीज हैं और कंटेनर कैपेसिटीज हैं, इससे इंडियन शिपर्स को काफी बढ़िया एक्सेस मिलेगा ग्लोबल सी रूट्स का, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स का एंड कंट्रोल का ओवर फ्रेट रेट्स। क्योंकि फ्रेट रेट्स अगर आप देखें तो कभी कभी इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम न्यूज में भी देखते हैं कि एक सामान को बेचने का कॉस्ट यहाँ से कहीं भी 3-3, 4-4 गुना हो गया है ड्यू टू डिसरप्शन इन द सी रूट्स। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।